नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे पास शब्द, तर्क और चिंतन और विकल्प के सिवाय और कोई ज्ञान है नहीं जिससे कि हम साक्षात्कार की बात कर सके। इस धारणा ने हमारी सारी चेतना को कुंठित बना दिया और दर्शन लंगड़ा बन गया। एक पैर बिल्कुल टूट गया या काट दिया गया। तर्क वाला पैर चलता रहा, लंगड़ाता लंगड़ाता चलता रहा, किंतु सबसे मजबूत और शक्तिशाली पैर था अनुभव का। उससे जैसे कोई ऐसा डॉक्टर मिला कि पूरा ऑपरेशन ही कर दिया, पूरे पैर को ही काट दिया। बेचारा लंगड़ाता चला गया बैसाखी के सहारे। बैसाखी के सहारे एक पैर से लंगड़ाता लंगड़ाता चलता चला गया। किंतु आप जानते हैं बैसाखी की मजबूरी को कि बैसाखी पर चलने वाला कहां तक चल सकता है, कितनी दूर चल सकता है, उसकी सीमा होती है। वह चलता है तो भी थोड़ी दूर चलता है और फिर थक जाता है। बैसाखी के सहारे चलने वाले का एक पैर ही नहीं थकता, ये कंधा और हाथ भी थक जाता है। दर्शन की यह स्थिति बन गई। अब आप विज्ञान के प्रयोगों को देखें। विज्ञान के जगत में जब से यह स्थापना हुई कि वनस्पति में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है, तब से आज तक, आचार्य बसु से आज तक इतने प्रयोग चल रहे हैं वनस्पति के विषय में और इतनी नई नई जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं कि जिसकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। वेकस्टर ने वनस्पति के विषय में बहुत प्रयोग किए और न जाने आज कितने वैज्ञानिक कर रहे हैं। उसने प्रयोग किए और बड़े अद्भुत प्रयोग किए। उसने यह स्थापना की अपने प्रयोगों के आधार पर कि वनस्पति में संवेदना बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली संवेदना होती है और वह वनस्पति इतनी सूक्ष्मता से मनुष्य के भावों को पकड़ सकती है। ये पेड़ पौधे हमारी भावनाओं को इतनी त्वरा से पकड़ सकते हैं कि शायद आदमी भी उतनी त्वरा से नहीं पकड़ सकता। उसके प्रयोग में एक क्षण ऐसा आया कि वेकस्टर की अंगुली कट गई, लोही रिसने लगा। तत्काल पौधे ने गैल्वेनोमीटर की सुई घुमाई, घूमी सुई, और अपनी व्यथा प्रकट कर सहानुभूति प्रकट की। वह आश्चर्य में रह गया। उसने सोचा कोई आकस्मिक घटना तो नहीं घटी है। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया। एक बट का वृक्ष पॉलीग्राफ से जोड़ दिया। माली आया, कोई कंपन नहीं हुआ, सुई नहीं घूमी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए आया और सारा बट का वृक्ष कांप उठा। तत्काल पॉलीग्राफ की सुई घूमने लगी। इतनी तेजी से सुई घूमी और इतना भय का ग्राफ अंकन किया कि वेकस्टर देखकर आश्चर्य में डूब। तीसरी घटना आप लें। एक कनाडा की महिला जो शरीर रचना शास्त्री थी, वेकस्टर के पास आई। पौधों का अध्ययन स्वयं करती थी और पौधों के पास वह आई एक प्रयोग करने की मन में सोच रही थी। वह प्रयोग करती थी कि पौधे का भार लेती थी और पौधे को सुखाकर ही नहीं, भट्टी में भूनकर फिर सूखने पर उसका भार लेती थी। महिला आई और गैल्वेनोमीटर की सुई घूमने लगी, ग्राफ देने लगी। इतना भय का ग्राफ दिया, ऐसे भयंकर अंकन आए
श्री कृष्ण ने कहा, तुम कोई पौधों के अहित में सोच रही हो। उसने कहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं यही सोच रही हूं कि पौधे को भूनकर उसका ग्राफ लूं, उसका भार लूं। जब तक वह महिला वहां रही, सुई घूमती रही, और जब जैसे ही वह वहां से चली, बाहर निकली, विदा हुई, और सुई एकदम बंद हो। इस प्रकार ये पौधे मनुष्य की भावनाओं को पकड़ते हैं। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक V.N. पुस्किन ने प्रयोग किया। एक लड़की, सुंदर और युवती, नाम था तान्या, सम्मोहित किया, और सम्मोहित करने पर उससे प्रश्न पूछने लगा। पुस्किन प्रश्न पूछने लगा। एक प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, और फिर प्रश्नों की ऐसी झड़ी लगा दी, प्रश्न पर प्रश्न। लड़की बेचैन हो उठी और गलत उत्तर देने लगी। जैसे ही गलत उत्तर देने लगी और पॉलीग्राफ की सुई ने तत्काल उसका खंडन करना शुरू कर दिया। सुई घूमने लगी और उसका खंडन करना शुरू कर दिया। पुस्किन ने निष्कर्ष निकाला कि लगता है कि पौधों का मनुष्य के नाड़ी संस्थान के साथ कोई गहरा संबंध है। 2-4 प्रयोग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आज ऐसे हजारों प्रयोग हो रहे हैं। सिद्धांत हमें उपलब्ध है। मनुष्य और पौधा, मनुष्य और वनस्पति, इतना ही तो अंतर है कि मनुष्य की चेतना प्रस्फुटित हुई, उसका संकल्प विकसित हुआ, उसकी इंद्रियां स्पष्ट हो गई, इंद्रियों के संस्थान बन गए, मन का संस्थान बन गया और बुद्धि का केंद्र बन गया। वनस्पति में ऐसा नहीं हुआ, किंतु जानने की जो क्षमता है, जानने वाली जो आत्मा है, वह वनस्पति में भी विद्यमान है और मनुष्य में भी विद्यमान है। विद्यमान है आत्मा। मनुष्य अपने विशिष्ट संरचित संस्थानों के द्वारा जानता है और वनस्पति अपने समूचे शरीर से जानती है। समूचे शरीर से आत्मा समूचे शरीर में विद्यमान है। आत्मा समूचे शरीर के द्वारा पुद्गलों का ग्रहण करती है। भगवती सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है, सब्बेणम सब्बे, सब्बेणम सब्बे। जितने आत्म प्रदेश हैं, हमारी चेतना के जो असंख्य प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश के द्वारा आत्मा जानती है, किसी एक प्रदेश से नहीं जानती, दो से नहीं जानती, सबसे जानती हैं। आप ये न माने कि हम आंखों से ही जान सकते हैं, मस्तिष्क से ही सोच सकते हैं, ऐसा न माने। हमारे शरीर में इतने केंद्र हैं चेतना के। आज के वैज्ञानिकों ने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की पद्धति के संशोधन करने वाले वैज्ञानिकों ने सारे चैतन्य केंद्रों को खोजा। जो ब्रेन हमारे मस्तिष्क में है, वह ब्रेन हमारे अंगूठे में भी। जो ब्रेन हमारे मस्तिष्क में है, वह ब्रेन हमारे हाथों की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में भी है। जो पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड हमारे यहां ललाट में, ललाट के मध्य में, मस्तिष्क के भीतर और गले में है,
वे हमारे हाथों में और पैरों में भी है। हमारा समूचा शरीर चेतना का केंद्र है, जानने की अद्भुत क्षमता है। क्या फर्क पड़ा? कान नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके कान का विकास नहीं हुआ, उनकी संवेदना शरीर की, समूचे शरीर की इतनी सशक्त होती है कि वे शरीर के द्वारा ही ध्वनि को पकड़ लेते हैं, और ध्वनि को पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। ध्वनि को हम पकड़ते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा अन्याय भी कर दिया। कानों पर इतने निर्भर हो गए कि केवल कानों से सुन सकते हैं, उसके सिवाय जो हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं थी उनको हम भूल गए। ध्वनि तो कोई बोलता है तब होती है। ध्वनि बहुत बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है तरंगे। जिस व्यक्ति ने तरंगों का अध्ययन शुरू कर दिया, तरंगों का, सूक्ष्म प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का अध्ययन शुरू कर दिया, वह जितना जान सकता है केवल शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति उतना नहीं जान सकता। हमने इंद्रियों की इतनी निर्भरता कर दी कि बस कान में कोई आवाज पड़े तभी सुन सकते हैं। कान की क्षमता बहुत कम है। एक नियमित आवृत्ति, नियमित फ्रीक्वेंसी पर ही कान सुन सकता है, उससे ज्यादा कान नहीं सुन सकता। किंतु जो प्रकंपनों को पकड़ सकता है वह इतनी बात जान सकता है कि जितनी शायद दूसरा नहीं जान सकता।